चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शहरी और गांव की बहू का ससुराल में व्यवहार। सुबह का समय था। दोनों पड़ोसनें कामिनी और सविता देवी बहुत घनिष्ठ मित्र थी। दोनों पार्क में बैठी आपस में बातें कर रही थी। तभी कामिनी कहती है, अरे सविता बहन, अब की बात तो ठंड थोड़े ही दिनों में खत्म हो गई। पता भी नहीं चला कब ठंड शुरू हुई और कब खत्म हो गई। और अब की बात तो गर्मी भी लग रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी क्या करें। कभी बारिश, कभी कुछ। ये मार्च का महीना तो मेरी समझ से बाहर ही जा रहा है। कामिनी देवी और सविता देवी आपस में बातें ही कर रही थी कि तभी सामने से एक बारात गुजरती है, जिसे देखकर सविता कहती है, अरे कामिनी, लगता है फिर से कोई घोड़ी चढ़ गया है। पूरे मोहल्लों में सबकी शादी हो गई, सिर्फ हमारे बेटे ही रह गए जो अभी शादी के नाम पर हाँ ही नहीं करते। अरे हाँ सविता, ये तो गांव का रिवाज ही है कि लोग यहाँ 27-28 साल तक कवारे घूम रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में तुम्हें पता है 17-18 साल के लड़कों की पूरी शादी कर देते हैं। कोई इनसे पूछता तक नहीं है। अब तो मैंने अपने बेटे को पूरी वार्निंग दे दी है, इस साल तो उसकी शादी करवा के ही रहूंगी। और तुझे पता है सविता, मैंने तो गांव में एक लड़की देख भी रखी है। हाँ बहन, मैंने भी अनुज के लिए लड़की देख तो रखी है, लेकिन वो है कि कोई ना कोई बहाना निकाल कर बस मना ही कर देता है। अरे हाँ बहन, जितना अब हम लोग फैसिलिटी दे रहे हैं, हमें कहाँ मिलती थी। हमें तो शादी के बाद पता चलता था कि हाँ जी ये हमारा दूल्हा है। और वो भी सही था भाई। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कोई गलत जीवन साथी थोड़ी ना ढूंढेंगे। अरे हाँ कामिनी जी, वो भी ठीक है, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं मानते। आजकल के बच्चे तो लव मैरिज पसंद करते हैं। हमारे खानदान में भी अभी 3-4 लव मैरिज तो हो चुकी हैं। अरे सविता, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे तो ये प्रेम विवाह बिल्कुल भी नहीं भाता। मैं तो अपने बेटे की अरेंज मैरिज ही करवाऊंगी। काफी बातचीत के बाद दोनों पड़ोसनें अपने अपने घर आ जाती हैं। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन हॉल में सविता और सोमवीर बैठे हुए थे। वो अपने बेटे अनुज से बात कर रहे थे। अरे बेटा देख, बहुत दिन हो गए हैं, अब हम और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। तुझे जितनी भी लड़कियां दिखाई तूने सब मना कर दी, लेकिन अब तू बता दे तुझे कोई पसंद है तो हम तो तेरी शादी उसी से करवा देंगे। हाँ पापा, मैंने आप दोनों से एक बात छिपाई है। मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अगर ऐसा ही था बेटा, तो तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अरे मम्मी, मुझे लगा आप दोनों लव मैरिज के खिलाफ होंगे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन आज मैंने आप लोगों को हिम्मत रख के बता ही दिया है। अरे बेटा, इसमें डरने वाली क्या बात थी। अगर तुझे कोई पसंद है तो बता देना चाहिए ना। हम मॉडर्न विचारों के लोग हैं, रहना तो तुझे है उसके साथ, हमें थोड़ी ना। तो एक काम कर बेटा, तू लड़की से बात कर और दोनों परिवारों की एक मीटिंग करवा दे। जिसके बाद अनुज अपने माता पिता की मॉडर्न सोच देखकर काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन पूरा परिवार पलक के घर चला जाता है। पूरे परिवार को पलक पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। जिसके बाद सविता और सोमवीर पलक और अनुज की शादी तय कर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सविता की दोस्त कामिनी खाने के टेबल पर। बहुत दिन हो गए मुझे तेरी बकवास सुनते सुनते। जितने भी रिश्ते लाऊं सब में कोई ना कोई कमी निकाल देता है। देख, मैं अब की बात तुझे कह ही देती हूँ। मैंने गांव में रमावती काकी की लड़की देखी है, बहुत ही गुणी है। मुझे तो अपनी बहू वैसी ही चाहिए, तो मैं तो तेरी शादी वहीं तय करूंगी। हाँ तो माँ, मैंने कब कहा कि मुझे शहरी लड़की से शादी करनी है। मैं जिसे पसंद करता हूँ वो भी गांव की लड़की है। लास्ट टाइम हम जब शादी में गए थे गांव में, तब मुझे वहाँ पर एक लड़की पसंद आई थी। मैं शादी उसी से ही करना चाहता हूँ। रमावती काकी के पड़ोस वाले घर में ही रहती है, कीर्ति नाम है उसका। क्या कहा बेटा, तूने लड़की पसंद कर ली? अरे हमारे यहाँ प्रेम विवाह नहीं चलता, ये हमारी संस्कृति नहीं है बेटा। अरे माँ, ये गांव वाली बातें गांव में ही छोड़ दो, आप थोड़ा सा मॉडर्न बन जाओ। ये सारी चीजें अब नॉर्मल हो चुकी हैं। मैं अगर शादी करूंगा तो कीर्ति से ही करूंगा। मर जाऊंगी बेटा, लेकिन ये प्रेम विवाह अपने घर में नहीं होने दूंगी। तुझे पता है ये प्रेम विवाह करने वाली सारी लड़कियां अपने सास और ससुर से कितनी नफरत करती हैं। थोड़ी भी नरम दिल की नहीं होती ये। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं बता देता हूँ, अगर मैं शादी करूंगा तो कीर्ति से ही करूंगा, वरना मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगा। अब मर्जी आप दोनों की है। कामिनी देवी अब किसी भी हालात में अपने बेटे की लव मैरिज होने नहीं देना चाहती थी, लेकिन अपने पति रणधीर की बात समझाने पर वह मान जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जिसके बाद सविता की मॉडर्न लव मैरिज वाली बहू घर पर आ जाती है, जहां सविता उसका बड़े धूमधाम से गृह प्रवेश करवाती है। तभी पड़ोसन कहती है, अरे पलक बहू, तुम्हें इतना भी नहीं पता, गृह प्रवेश की रस्म के बाद सास ससुर के पैर छुए जाते हैं।
लेकिन तुम हो यहाँ बुत की तरह खड़ी हुई हो। तुम मॉडर्न लव मैरिज वाली बहू से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? क्यों सविता बहन, सही कहा ना मैंने? अरे सरला बहन, ऐसी बात नहीं है। ये बात आपके घर के हिसाब से ठीक होगी, लेकिन मेरे घर में ऐसी सब चीजें नहीं चलती है। ये पलक मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, और हमारे घर की बेटियां पैर नहीं छूती। तुम्हें पता है सरला बहन, मैं कब से चाहती थी कि मेरी भी एक बेटी हो, और आज भगवान ने मेरी वो इच्छा भी पूरी कर दी। और पलक बहू, आज से तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, बिल्कुल, क्योंकि तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। बड़ी आई माँ बनने वाले। मुझे पता होता है कि असल में सास कैसी होती है, कितना ही ढोंग कर ले, पर मुझे क्या, मैं तो कुछ दिनों के बाद अनुज को लेकर यहाँ से अलग ही रहना शुरू कर दूंगी, क्योंकि मैं इन बूढ़े सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती। दरअसल ऐसा ही था, पलक शुरुआत से ही अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती थी। यही बात थी। पलक अपने कमरे में बैठी हुई थी। पलक, हमारा कोई जॉइंट परिवार थोड़ी ना है, गिनती के 4 लोग ही है, मम्मी पापा मैं और तुम। और अगर कोई छोटा भाई होता भी तो मैं सोच लेता, लेकिन अब मेरा कोई छोटा भाई भी नहीं है, तो मैं मम्मी पापा को किसके भरोसे छोड़ दूं? अनुज, मैंने तुम्हें शादी से पहले ही सब क्लियर कर दिया था कि मुझे सास ससुर के साथ नहीं रहना है। अरे पलक, तुम मम्मी पापा के साथ रहने की कोशिश तो करके देखो, अगर कुछ नहीं बनता है तो मैं सोचूंगा इस बारे में। अनुज की बात सुनकर पायल का मुंह बन जाता है। ऐसे ही रात गुजर जाती है। अगले दिन सुबह पलक जैसे ही नहा धोकर बाहर आती है तो अपने सास ससुर को बाहर सोफे पर बैठकर बातें करते हुए सुनते हैं। तभी सोमवीर कहता है, अरे सविता, तुम्हें पता है, मैं सोच रहा था कि सोसाइटी में हमने जो बाहर एक हॉस्टल लिया था, वो मैं अपनी बहू पलक के नाम कर देता हूँ। आखिर बहू भी तो घर की लक्ष्मी होती है ना। पूरी की पूरी हॉस्टल पलक के नाम होने की बात सुनकर पलक के मन में तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह, ससुर जी तो पूरा का पूरा हॉस्टल मेरे नाम करने की सोच रहे हैं। अगर पूरा हॉस्टल मेरे नाम हो जाएगा तो कम से कम 1-1.5 लाख रुपए तो किराया ही आ जाएगा। मैं तो माला माल ही हो जाऊंगी। अब तो इनके साथ अच्छा व्यवहार करना ही पड़ेगा, जब तक कि ये हॉस्टल मेरे नाम नहीं हो जाता। फिर क्या था, लालच में आकर पलक ने अपने सास ससुर से अच्छा व्यवहार करने के बारे में सोच लिया था। वहीं दूसरी तरफ आज कामनी देवी की बहू कीर्ति भी, जो कि गांव में रहने वाली थी, आज अपने घर में शादी कर आ जाती है। आज उसका भी गृह प्रवेश था। गृह प्रवेश के समय जब कीर्ति कामनी देवी के पैर छूने लगती है तो कामनी देवी पीछे हटकर कहती है, बस बस कर बहू, बहुत एक्टिंग छाट ली तूने। मुझे सब पता है कि लव मैरिज वाली बहू कैसे होती हैं। सामने तो इनका दिखावा खत्म नहीं होता और पीठ पीछे मन में इतनी कड़वाहट लेकर घूम रही होती हैं। अरे तुम भी कैसी बात कर रही हो कामनी, आज बहू का घर में गृह प्रवेश है और तुम अभी से शुरू हो गई ताने देने के लिए। अजी, आप तो रह नहीं दो, आप ही की वजह से आज ही मेरे घर में बहू बनकर आई है। लेकिन मैं पहले ही बता देती हूँ, आपने इसे बहू स्वीकारा होगा, लेकिन मैंने नहीं। यह सब कहकर कामनी अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ कीर्ति को अपनी सास का ये बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अरे कीर्ति, मैंने तुम्हें माँ के बारे में बताया तो था, उन्हें थोड़ा टाइम लग जाएगा तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मैं लव मैरिज करूं। अरे हमीद जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जानती हूँ, आखिर सास है ना, गांव में भी सभी सास ऐसी ही होती हैं। मेरी माँ भी मेरी भाभी के लिए थोड़ा ऐसा ही व्यवहार करती है, लेकिन मैं जानती हूँ उनके मन में उनके लिए बहुत प्यार है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं माँ जी को मना ही लूंगी। ऐसे ही वह दिन भी बीत जाता है। अगली सुबह पलक जल्दी से सुबह 5 बजे उठकर तैयार हो जाती है। अरे क्या मुसीबत है, पर कोई बात नहीं, उस प्रॉपर्टी के लिए मैं इतना कुछ तो कर ही सकती हूँ। पलक जैसे ही रसोई में जाती है, वह देखती है कि सास सविता वहाँ रसोई में सबके लिए नाश्ते की तैयारी कर रही होती है। अरे माँ जी, आप नाश्ता क्यों बना रही हो? अब तो आपकी बहू आ चुकी है ना, तब से नाश्ता खाना पीना सबकी जिम्मेवारी मैं लेती हूँ, आप जाकर आराम कर लो। अरे बहू तुम, लेकिन अनुज ने तो मुझे यह कहा था कि तुम्हें सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। अरे माँ जी, वो तो शादी से पहले की बात थी, लेकिन अब तो मेरी शादी हो चुकी है ना, तो मुझे ससुराल की जिम्मेवारी तो लेनी ही होगी। आप टेंशन मत लो, मैं तो सोच रही हूँ कि सबके लिए नाश्ते में सुबह सुबह अच्छे पराठे और चाय बना दूँ। और आपको तो पोहा पसंद है ना, तो मैं आपके लिए स्पेशली पोहा बनाऊंगी, आपको पसंद आएगा ना माँ जी? हाँ हाँ बहू, तुम्हें कैसे पता? अरे वाह, तुम्हें तो मेरी पसंद नापसंद सब चीजें पता है। चलो अच्छी बात है, तुम यहाँ नाश्ते की तैयारी करो, मैं बाहर बैठे इंतजार कर रही हूँ। सास ससुर के लिए प्यार और इज्जत पलक का पूरी तरह से दिखावा था। वो सिर्फ प्रॉपर्टी को हथियाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ कीर्ति पलक से बिल्कुल अलग थी।
कीर्ति रसोई में खाने की तैयारी कर रही थी। वह सारा खाना अपनी सास की पसंद के अकॉर्डिंग बना रही थी। खाना बनाने के बाद वह खाना डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। खाना सभी को बहुत अच्छा लगता है। अरे वैसे आज का खाना तो बहुत बढ़िया बना है। अमित, कौन से ढाबे से खाना मंगवाया भाई आज तूने? अरे माँ, ये खाना मैंने किसी ढाबे से नहीं मंगवाया, ये तो बल्कि आपकी बहू कीर्ति ने बनाया है। रहने दे, इसने बनाया है ये खाना। इतना अच्छा खाना और इतना अच्छा स्वाद इसके हाथों में हो ही नहीं सकता। जरूर इसने बाहर से खाना मंगवाया होगा। और अब तो मुझे लग रहा है कि मेरा पेट भी खराब हो रहा है। कहीं इसने मेरे खाने में कुछ मिला तो नहीं दिया। अपनी सास के इतने ताने दिए जाने पर भी कीर्ति कुछ नहीं कहती। शाम का समय हो गया था। कामनी देवी हॉल में बैठी चाय पी रही थी। ओहो हो, अरे ये बुढ़ापा, अब तो मेरे घुटने भी जवाब दे चुके हैं। अगर मेरी कोई बेटी होती तो घुटनों की मालिश करवा लेती, लेकिन अब इस बुढ़िया का ख्याल कौन ही रखे। कीर्ति वहीं साइड में खड़ी कामनी जी की सारी बातें सुन रही थी। उसे बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही रात हो जाती है। रात के वक्त जब कामनी देवी अपने कमरे में सो जाती है तो कीर्ति चुपके से आती है और कामनी देवी के पैरों की मालिश करती है। माँ जी, अगर आप जाग रही होती तो मुझे मालिश भी नहीं करने देती, इसलिए मैं आपके सोने का इंतजार कर रही थी। मालिश करने के बाद कीर्ति कामनी जी के कमरे से बाहर चली जाती है और उन्हें अच्छे से कंबल उठा देती है। ऐसे ही रात बीत जाती है। अगली सुबह, अरे भाई, कल तक तो तुम्हारे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था। हाय तौबा मचा रखी थी तुमने। अब तो तुम बड़े आराम से नाश्ता कर रही हो। अरे पता नहीं जी, क्या ही जादू हुआ है। आज तो मेरे घुटनों में बहुत आराम है। आज तो दर्द भी नहीं हो रहा। कामनी की बातें सुनकर कीर्ति मन ही मन बहुत खुश होती है। लेकिन कीर्ति अपना यह प्यार अपनी सास कामनी देवी से छुपा कर रखती है। वहीं दूसरी तरफ पलक इसके बिल्कुल अलग थी। वो अपनी सास के इर्द गिर्द सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में ही उनकी सेवा किया करती थी। वहीं कमरे में बैठकर एक दिन पलक किसी से फोन पर बात कर रही थी। अरे क्या बताऊं लता, कुत्ते की दुम की तरह अपने सास के आसपास घूमती रहती हूँ बस प्रॉपर्टी के लिए। इसलिए तुमसे बात करने का तो टाइम ही नहीं मिलता मुझे। अरे अच्छा, तभी मैं सोचूं, तू तो कह रही थी कि शादी के बाद अपने सास ससुर के साथ बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब सोचो कि तुझे अपने सास ससुर पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। हाँ लता, तू भी बड़ा अच्छा मजाक करने लगी है। तुझे तो सब पता है ना कि ये सब मैं प्रॉपर्टी के लिए कर रही हूँ। प्यार व्यार कुछ भी नहीं है। जहाँ एक तरफ पलक बंद कमरे में अपनी दोस्त से अपनी सास की भर भरकर बुराइयां कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कीर्ति। अरे मैं जब भी देखती हूँ कीर्ति, तुम तो बस काम में ही लगी रहती हो। तुम्हारी सास तुम्हारी कोई मदद नहीं करवाती क्या? ऐसे तो तुम्हें बहुत दिक्कत होती होगी। अरे ऐसा नहीं है दीदी, मेरी सास तो बहुत अच्छी है। वो तो मुझे काम भी नहीं करने देती। आपने तो मुझे बस झाड़ू पोछा बर्तन करते हुए देखा होगा। माँ जी तो उसके लिए भी मना करती हैं। आप ही देखो, मैं तो यहाँ कपड़े सुखाने के लिए आई हूँ, लेकिन नीचे कपड़े तो मेरी सास ही धो रही है ना। हकीकत तो बिल्कुल विपरीत ही थी। सारा काम कीर्ति ही करती थी घर का, लेकिन वह पड़ोसन के सामने अपनी सास की बुराई नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने ऐसा कहा। वहीं साइड में खड़ी कामनी देवी यह सारी बातें सुन रही थी। अरे ये क्या, आज सूरज कहाँ से निकला है? पड़ोसन से मेरी बहू मेरे लिए कुछ अच्छा ही बोल रही है, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब समझी, दूसरों के सामने सिर्फ दिखावा कर रही है अच्छी बहू बनने का। जहाँ कामनी देवी अपनी बहू कीर्ति के सच्चे प्यार को दिखावा समझ रही थी, वहीं दूसरी तरफ सविता अपनी बहू पलक के दिखावे के प्यार को सच्चा समझ रही थी। और अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे बहू, बेटा तुम्हें तुम्हारी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाइयाँ हो गई। वैसे बहू, तुम दोनों ने क्या प्लान किया है आज का? जैसे खुशी खुशी तुमने ये 1 महीना निकाल दिया ना, वैसे ही पूरा समय हंसते खेलते गुजार देना। अरे माँ जी, आज हम सब डिनर पर जाएंगे। आप और पापा जी भी हमारे साथ ही चलना। अरे बहू, एनिवर्सरी तो तुम दोनों की है, तो भला हम कबाब में हड्डी क्यों बने, है ना जी? सही कहा ना मैंने? हाँ भाई भाग्यवान, तुम तो बिल्कुल सही ही कहती हो। जाओ, तुम दोनों जाओ और खूब एंजॉय करना। अरे ऐसा कैसे कह दिया पापा जी आपने? आप दोनों हमारे साथ ही चलोगे। आखिरकार सारी खुशियाँ परिवार के साथ ही तो बनाई जाती हैं। पलक के कहने पर सोमवीर और सविता भी डिनर पर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं पलक का अपने माता पिता के लिए इतना प्यार देखकर अनुज भी काफी खुश हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अरे कीर्ति, आज ऑफिस में है ना, ऑफिस पार्टी है। सब लोग अपनी वाइफ को लेकर आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। शादी को 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, हम आज तक कभी साथ में कहीं बाहर घूमने ही नहीं गए। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चल पड़ती, लेकिन आज तो पापा जी भी घर पर नहीं है। अगर हम दोनों भी चले जाएंगे तो माँ जी का ध्यान कौन रखेगा? अरे कीर्ति, मैं तुम्हें ऑफिस पार्टी से जल्दी घर ले आऊंगा।
कीर्ति अपनी सास को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से उसने अमित को पार्टी में आने से मना कर दिया, जिसकी वजह से अमित गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद कीर्ति अपने सास ससुर को खाना देती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में आकर आराम करने लगती है कि तभी सास कामनी देवी उसके कमरे में आती है। महारानी तो यहाँ आराम से बैठी है एसी की हवा में। मुझे लगा था अपने पति के साथ बाहर पार्टी में जाएगी, पर क्यों जाएगी? इतनी गर्मी में भला कौन ही बाहर जाए। कीर्ति को अपने प्यार का दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसी वजह से वो अपनी सास को कुछ नहीं कहती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं कि बदलते मौसम की वजह से कामनी देवी की तबीयत काफी खराब हो जाती है। हे भगवान, घुटनों के दर्द से थोड़ा आराम मिला ही था कि अब सर में दर्द होने लगा है। अरे माँ जी का सिर दर्द कर रहा है, चलो मैं अभी जल्दी से गाढ़ा बना कर लाती हूँ। थोड़ी ही देर के बाद कीर्ति गाढ़ा तैयार कर लेती है, जिसे लेकर वह अपने कमरे में जाती है और अपने पति से कहती है, अमित जी आप ये माँ जी को जाकर गाढ़ा दे दीजिए ना। माँ जी मुझे अभी पसंद नहीं करती हैं, अगर मैं दूंगी तो वो इसे पियेंगी नहीं। कीर्ति के कहने पर अमित गाढ़ा लेकर अपनी माँ के कमरे में जाता है। गाढ़ा पीने के बाद कामनी देवी को काफी आराम मिलता है। अरे वाह बेटा, मुझे तो नहीं पता था कि तुझे इतना बढ़िया गाढ़ा बनाना आता है। अब तो मुझे काफी आराम लग रहा है सर दर्द में। मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर आराम करूंगी ना तो मेरा सर दर्द बिल्कुल ठीक ही हो जाएगा। अपनी बहू के छुपे हुए प्यार से कामनी देवी बिल्कुल अनजान थी। बिल्कुल इसी तरह ही सविता देवी की भी तबीयत काफी खराब हो जाती है। दिखावे के लिए ही सही, लेकिन पलक अपनी सास का पूरा ध्यान रखती है। अरे क्या ही मुसीबत पाल ली है मैंने। पता नहीं ये बूढ़े बुढ़िया कब मेरे नाम को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे और मुझे कब तक ये दिखावा करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ कीर्ति हर रोज सो जाने के बाद अपनी सास कामनी देवी के पैरों की मालिश करती और उसी की ही पसंद का खाना बनाकर उन सबको खिलाती और अपनी सास कामनी देवी की हर जरूरत का ध्यान रखती। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन सविता देवी अपनी बहू को लेकर मंदिर जाती है। अरे क्या मुसीबत है, 2 घंटे से ज्यादा हो गए हमें मंदिर में बैठे हुए। ये तो है कि उठने का नाम ही नहीं ले रही। मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। बहू तुझे अच्छा तो लग रहा है ना, मन को शांति मिल रही होगी यहाँ मंदिर में। पता है मैं कब से सोच रही थी कि मैं भी बाकी औरतों की तरह अपनी बहू के साथ मंदिर आया करूंगी। हाँ हाँ माँ जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रॉपर्टी के लालच में पलक बहुत ज्यादा दिखावा कर रही थी। वह अपनी सास पर अंधाधुंध पैसा खर्च कर रही थी। कभी अपनी सास के लिए साड़ी तो कभी चूड़ियां, और हर वीकेंड पर अपनी सास को बाहर घुमाने के लिए भी लेकर जाती थी। अपनी बहू पलक के साथ समय बिताने पर सविता देवी काफी खुश रहती थी। कुछ दिन बीत जाते हैं, पलक के भी सब्र का बांध टूट जाता है। बस अब तो हद हो गई है, तो मैं थक गई हूँ। इससे ज्यादा दिखावा तो अब मैं नहीं कर सकती। अगले हफ्ते मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मैं सीधा ही जाकर अपने सास ससुर से पूछ लेती हूँ कि वो मेरे बर्थडे का क्या प्लान कर रहे हैं। इतना कहकर पलक गुस्से से अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। बाहर आकर देखती हॉल में बैठे सविता देवी और सोमवीर आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई सविता, तुमने क्या सोचा है प्रॉपर्टी के बारे में? मैं वकील को बुलाकर बात कर लूं प्रॉपर्टी की? हाँ जी, मैं भी बिल्कुल यही चाहती थी कि मैं वो प्रॉपर्टी अपनी बहू के नाम करूं, लेकिन मेरा एक सपना और भी है। और हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी की कमी है? भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है। तो मैं सोच रही थी क्यों ना ये हॉस्टल हम गरीबों के लिए इस्तेमाल करें। बहू के लिए तो हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं देने को। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बहू के पास भला किस चीज की कमी है, और बहू को क्या पता कि हम क्या कर रहे हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा। इस हॉस्टल से हम अनाथ और बेघर लोगों की मदद करेंगे। सविता और सोमवीर की ये बातें सुनकर तो पलक के होश ही उड़ जाते हैं। अरे ये बुढ़िया तो बहुत तेज निकली। मैंने इतने पैसे खर्च करे इस बुढ़िया पर, और ये तो प्रॉपर्टी मुझे देने की वजह भिखारियों को देना चाहती है। बहुत कर ली मैंने सेवा इस बुढ़िया की। अब तो मुझे इसे अपना असली रंग दिखाना ही होगा। सच्चाई सामने आ जाने पर पलक अपनी सास ससुर से काफी नफरत करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ आज कामनी देवी का जन्मदिन था। कीर्ति बड़ी हिम्मत कर अपनी सास को एक साड़ी लाकर देती है। जन्मदिन मुबारक हो माँ जी, ये साड़ी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये साड़ी तू लेकर आई है बहू? हाँ माँ, ये साड़ी तो बहुत सिंपल थी, लेकिन आपको पता है इस साड़ी पर जितना भी जरी का काम है ना, वो कीर्ति ने खुद अपने हाथों से किया है। कीर्ति को पता है कि आपको जरी वाली साड़ी पसंद है, इसीलिए तो बेचारी रात रात भर जागकर आपके लिए साड़ी तैयार करती थी। और तो और माँ, आज का जितना भी खाना पीना है, डेकोरेशन है, सब कीर्ति ने अपने हाथों से किया है।
अरे भाग्यवान, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि लव मैरिज वाली बहू भी तुम्हारा कितना ख्याल रख रही है। हाँ जी, साड़ी तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। अपने बेटे और पति को केक खिलाने के बाद कामनी देवी अपनी बहू के लिए भी केक लेकर आती है। यह सब देखकर कीर्ति बहुत ज्यादा खुश होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सविता अपनी बहू पलक को आवाज लगा रही होती है, लेकिन पलक तो अपने कमरे से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह अपने कमरे में बैठी हुई थी। काफी देर इंतजार करने के बाद सविता सीधा पलक के कमरे में जाती है और वह देखकर हैरान हो जाती है कि पलक तो बेड पर बैठी थी। माँ जी, आपको इतना भी नहीं पता कि दूसरों के कमरे में आने से पहले आपको गेट नॉक करना चाहिए? प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। बहू, मैं तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ और ये क्या तरीका है बात करने का? हाँ तो आदत डाल लो माँ जी, आगे से मैं आप सभी से ऐसे ही बात करूंगी। मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। और हाँ, आज से मैं घर का एक भी काम नहीं करूंगी। सारे घर के काम आप दोनों ही करोगे। और अगर आपने चालाकी दिखाई तो आपके बेटे को लेकर मैं कहीं दूर चली जाऊंगी। और वैसे भी अब तो अनुज मुझसे बहुत प्यार करता है और उसकी नजर में मैं आज भी बहुत अच्छी हूँ। अपनी बहू के बदले हुए तेवर देखकर तो सविता के होश ही उड़ जाते हैं। सविता अपने बेटे अनुज को सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन उसे यह भी डर था कहीं अनुज उसे छोड़ के न चला जाए, जिसके बाद सविता को ही अब घर के सारे काम करने पड़ते थे। अरे क्या बात है सासू माँ, हाथों में जान ही नहीं बची क्या? अभी तो आगे किचन भी साफ करना है। और वो बुढ़ा कहाँ है? पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। आने दो आज इसे। पूरे दिन सविता घर के काम देखती थी। किचन का काम भी सविता ही करती थी और बाहर का काम सारा सोमवीर करता था। सुबह से शाम हो चुकी थी। जैसे ही बाहर से कार की आवाज आई, पलक अलर्ट हो जाती है। जैसे ही अनुज घर के अंदर आता है, वह देखता है कि पलक घर पे झाड़ू लगा रही होती है। उसके सारे कपड़े गंदे भी हो रखे थे। अरे पलक, सुबह से शाम हो चुकी है, तुम अभी तक सिर्फ झाड़ू ही लगा रही हो। और माँ कहाँ है? अरे माँ जी तो सुबह से कमरे में आराम कर रही है और पसीने तो आएंगे ही ना, सुबह से काम में जो लगी हूँ। अरे मैंने माना कि तुम घर की बहू हो, लेकिन सारे घर की जिम्मेवारी तुम अकेली पर थोड़ी ना है। रुको, मैं अभी माँ से बात करता हूँ। तुम सुबह से अभी तक काम पे लगी हो, क्या माँ तुम्हारी थोड़ी बहुत भी मदद नहीं करवा सकती? अरे नहीं नहीं, मैं इस घर की बहू हूँ तो काम तो मुझे ही करना चाहिए ना। माँ जी की तो भी आराम करने की उम्र है, उन्हें आराम करने दो। पलक अपने पति अनुज के सामने बहुत अच्छा दिखावा करती है। वही कमरे में बैठी सविता देवी दुखी थी। वह अपने बेटे से चाह कर भी कुछ नहीं कह सकती थी। अरे हद हो गई भाई, तुम सुबह से लेकर शाम तक काम ही करती रहती हो, लेकिन माँ है कि उनको कुछ दिखता ही नहीं। रुको, मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। अरे आप ठीक तो है ना? अभी उम्र है माँ जी की काम करने की, और मैं हूँ ना, मैं सब संभाल तो रही हूँ। कीर्ति बड़ी मुश्किल से अमित को कामनी देवी के पास जाने से रोकती है। बाहर खड़ी कामनी देवी यह सारी बातें सुन लेती है। अरे क्या ये सच में लव मैरिज वाली बहू है? मैंने तो सोचा था ये पीठ पीछे मेरे बेटे के कान भड़काती होगी मेरे खिलाफ, लेकिन यह तो उल्टा मेरी तरफ बोल रही है। मैंने जितना सोचा था उतनी खराब भी नहीं है ये तो। अब धीरे धीरे कामनी देवी के दिल में कीर्ति के लिए जगह बनती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ पलक घर आए हुए मेहमानों के सामने भी दिखावा करने से बाज नहीं आती। अरे सविता बहन, मानना पड़ेगा, तुम्हारी बहू तो भाई हीरा है, हीरा। जब से आई हूँ ना तब से देख रही हूँ, तुम्हारी बहू तो काम में ही लगी है, और नाश्ता भी कितना बढ़िया बनाया है। हाँ कामनी बहन, ऐसी बहुएं तो नसीब वालों को मिलती हैं। तुम तो बस पूरा दिन आराम ही करती होगी। अरे हाँ चाची जी, अगर बहू के होते हुए माँ जी काम करेंगे तो मेरा यहाँ होने का क्या फायदा। मेहमानों के सामने तो कामनी देवी सिर हिला देती है, लेकिन मेहमानों के जाने के बाद वह फिर से नौकरानी की तरह घर में काम करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ रात को कीर्ति अपनी सास के कमरे में उसके पैर की मालिश कर रही थी। मालिश करते करते कीर्ति की आंख लग जाती है और वह वहीं अपनी सास के कमरे में सो जाती है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही कामनी देवी की आंख खुलती है, वह देखती है कि कीर्ति उसके पैरों की तरफ ही सो रही थी, जिसके बाद वह कीर्ति को उठाती है। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि रोज मेरे पैरों में इतना आराम कहाँ से मिलने लगा। तू रोज रात को आती थी और मेरे पैरों की मालिश करती थी, लेकिन बहू तूने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? अरे माँ जी, मैं आपको कैसे बताती, आप तो मुझे पसंद ही नहीं करती, और अगर मैं आपको बताती तो आप मुझे पैरों की मालिश करने ही नहीं देते। अरे बहू, मुझे माफ कर दो, मुझे तो बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ तुम कब से मेरी सेवा करे जा रही हो। बस क्या था। उसी दिन के बाद कामनी कीर्ति को अपनी बहू के रूप में स्वीकार लेती है। वहीं दूसरी तरफ सविता देवी अपनी बहू के दिखावे के प्यार से बहुत परेशान हो चुकी थी। रोजाना की तरह दोनों सहेलियां बैठकर पार्क में बातें कर रही थी, लेकिन सविता के चेहरे पर कामनी को साफ उदासी दिखाई दे रही थी, जिसके बाद वह सविता से पूछती है, अरे क्या हुआ सविता, बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम कुछ उदास उदास सी रहने लगी हो, क्या बात है, घर में सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ कामिनी बहन, सब ठीक है, वो तो आजकल थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है ना मेरी, इसीलिए। नहीं नहीं सविता, ये कोई तबीयत की बात नहीं है, इतने सालों से जानती हूँ मैं तुझे,
सही सही बता, क्या बात है? कामिनी के बार बार पूछने पर सविता अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती, जिसके बाद वह कामिनी को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर कामिनी को तो अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन ही नहीं होता। ऐसे ही शाम बीत जाती है। शाम को पलक अपनी सास सविता से नौकरानियों की तरह काम करवा रही थी, लेकिन जैसे ही अनुज अंदर आता है तो पलक अपनी सास को सोफे पर बिठाकर खुद झाड़ू लगाने लगती है। यह सब देखकर अनुज कहता है, अरे माँ, ये क्या? मैं मानता हूँ कि पलक इस घर की बहू है, लेकिन मैं जब भी देखता हूँ सुबह से लेकर शाम तक वही घर का काम कर रही होती है। आप तो पूरा दिन आराम ही करती हो। कि आप थोड़ा बहुत पलक के काम में उसकी मदद नहीं करवा सकते? अरे क्या बात कर रही हो अनुज, आप माँ जी से इस तरह बात नहीं कर सकते। माँ जी थोड़ी ना काम करेंगी इस उम्र में, मैं हूँ ना। मैंने आपको कभी कोई शिकायत करी है? अरे नहीं पलक, तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो। माँ, मुझे तो लगा था आप मेरी लव मैरिज से काफी नाराज हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था आप वो अपनी सारी नाराजगी इस तरह निकालेंगे, जिसकी वजह से आप सुबह से लेकर शाम तक मेरी पत्नी से इतना काम करवाते हैं। मुझे तो बल्कि यही लगता था कि पलक शायद आप लोगों के साथ एडजस्ट न कर पाए, लेकिन अब मुझे सच का बिल्कुल साफ पता चल रहा है। आप तो पलक के साथ रहना बिल्कुल भी नहीं चाहती। बिना कुछ सच जाने अनुज अपनी माँ को बहुत खरी खोटी सुना देता है। यह सब देखकर सविता देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अपने इकलौते बेटे को खो देने के डर से वह उससे कुछ नहीं कहती कि तभी पीछे वाले कमरे में से कीर्ति और कामिनी बाहर निकल कर आते हैं। कीर्ति और कामिनी को अपने घर से निकलता हुआ देखकर पलक के तो होश हो जाते हैं। इससे पहले अनुज बेटा तो ये पूछे ना कि हम तुम्हारे घर में क्या कर रहे हैं। कीर्ति बेटा, इसको वो वीडियो दिखा जो हमने पीछे कमरे में बनाई थी। अरे अनुज जी, आपने अपनी माँ को कितना कुछ नहीं कह दिया बिना कुछ सच जाने। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने माँ जी से कितनी बुरी तरह से बर्ताव किया है और आपको अफसोस भी होगा। कामिनी और कीर्ति स्टोर रूम में पीछे छुपकर वह सब वीडियो बना रही थी कि कैसे पूरा दिन पलक अपनी सास सविता देवी के साथ नौकरानियों जैसा बर्ताव करती है और बाहर वालों के सामने दिखावे का प्यार का नाटक करती है और घर का सारा काम अपने सास ससुर से करवाती है। यह वीडियो देखकर पलक के तो होश हो जाते हैं। अनुज, अनुज, ये वीडियो बिल्कुल गलत है। ये एआई से एडिट कर रखा है इस वीडियो को। ये सब बिल्कुल गलत है। माँ जी, आपको अगर मैं पसंद नहीं है तो मैं और अनुज यहाँ से बाहर चले जाते हैं। कम से कम आप हमारे रिश्ता तो मत खराब करो। अनुज डिजिटल वर्क करता था। वह समझ जाता है कि ये वीडियो बिल्कुल भी एडिटेड नहीं थी, वो रो वीडियो थी। जिसके बाद वह काफी गुस्से में आता है और पलक को थप्पड़ मार देता है। मुझे तो ये पहले ही समझ जाना चाहिए था, सारी गलती मेरी है। तुम तो शुरुआत से मेरे माँ बाप के खिलाफ हो। मुझे समझ क्यों नहीं आया कि तुम इतनी अच्छी कब से बन गई? तुम जैसी लड़की के साथ रहने से अच्छा तो यह है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। अनुज बेटा, इतनी सी बात पे शादी जैसे बड़े रिश्ते नहीं तोड़े जाते। मैं तो चाहती हूँ कि तू पलक बहू को एक मौका तो देकर देख। क्या पता बहू को अपने करे हुए पर अफसोस हो। अनुज, मैं मानती हूँ कि प्रॉपर्टी के लालच में आकर मैंने ये सब किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे तलाक दे दोगे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अनुज बेटा, इस तरह अपना घर मत तोड़ो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपने रिश्ते को एक और मौका देकर देखो। पर आज मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि दिखावटी के प्यार पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरी कीर्ति बहू मेरे लिए कितना कुछ करती आ रही थी, लेकिन आज तक उसने कभी दिखावा नहीं किया। सबके समझाने पर अनुज मान जाता है। वह पलक को एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद पलक भी अब पूरे मन से अपने सास ससुर की भी इज्जत करना शुरू कर देती है। सच्चा प्यार दिखावे से नहीं, व्यवहार से पहचाना जाता है। जो इंसान दिल से सेवा करता है वही सच में रिश्तों की इज्जत करता है, जबकि दिखावा करने वाला इंसान सच को ज्यादा दिन तक छिपा नहीं सकता।